web crippling due to excessive bearing stress can be avoided. If you need to avoid bearing stress, then what should be done? Then, so first of all, we will learn about what is web crippling or web crimpling. Web crippling or web crimpling, it is occurred due to excessive wearing stress in the web at the toe of flange plate. Okay, what happened is at the connection of flange angle and the web plate or the flange plate, the bearing stress in the web at the toe of flange angle will be very high, which will cause web crippling or web crimpling. So to avoid it, we will increase the length of the bearing plate or we can increase the width of the bearing plate. कुछ भी कर सकते हो आप, इंक्रीज भी कर सकते हो लेंथ को, और इंक्रीज मतलब लेंथ को भी इंक्रीज कर सकते हो, उसकी विथ को भी इंक्रीज कर सकते हो. ठीक है. सो if the above condition is not satisfied, then web crippling will happen to prevent the if the above condition is not satisfied, then web crippling will happen. To avoid web crippling, then increase width of web bearing plate or thickness of web or provide load bearing stiffener. या तो आप विथ बढ़ा दो बियरिंग प्लेट की या लेंथ बढ़ा दो, कुछ भी कर सकते हो, या फिर थिकनेस ऑफ वेब बढ़ा सकते हो, प्रोवाइड और कर सकते हो आप बियरिंग स्टिफनर भी प्रोवाइड कर सकते हो. यहाँ पे आपका जो ऑप्शन मैच करेगा, मतलब कि मोस्ट इकोनॉमिकल जो होगा उसमें आपको सी ऑप्शन मिलेगा. इट इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द बियरिंग प्लेट और विथ ऑफ द बियरिंग प्लेट. कुछ भी आप कर दोगे तो एरिया तो बढ़ ही जाएगा, ठीक है ना, बियरिंग प्लेट का, जिसके कारण क्या हो सकता है कि जो बियरिंग स्ट्रेस है वो आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ओके, तो सी इज द करेक्ट आंसर. As per IS 800 for compression flange, the outstand of flange plate should not exceed. देखिए यहाँ पे क्या है, जो ये प्लेट गेडर है, ठीक है ना, यहाँ पे जो आउट स्टैंड है वो आउट स्टैंड कितना है, इतना है. ये क्या है, ये आउट स्टैंड ऑफ कंप्रेशन फ्लैंज है, और ये जो आउट स्टैंड है वो आउट स्टैंड ऑफ टेंशन फ्लैंज है. ठीक है. तो कंप्रेशन फ्लैंज की अगर आप बात करोगे तो द आउट स्टैंड ऑफ फ्लैंज शुड नॉट एक्सीड 16 टाइम्स द टी मिनिमम. ये जो आउट स्टैंड है कंप्रेशन फ्लैंज का, इट शुड नॉट बी मोर देन 16 टी मिनिमम और इट शुड बी लेस देन 16 टी मिनिमम. ठीक है. वहीं पे अगर आप टेंशन फ्लैंज की बात करोगे तो उसका जो आउट स्टैंड है इट शुड नॉट एक्सीड 20 टी मिनिमम. ठीक है. यहाँ पे जो बात हो रही है कंप्रेशन फ्लैंज की बात हो रही है, तो इट शुड नॉट एक्सीड 16 टाइम्स दी टी मिनिमम. ठीक है. टी मिनिमम जो है वो थिकनेस ऑफ थिनेस्ट फ्लैंज प्लेट है. मतलब कि यहाँ पे आपने एक फ्लैंज प्लेट यूज़ करी है, यहाँ पे आपने फ्लैंज प्लेट यूज़ करी है, इन दोनों में से आपको जो भी टी मिनिमम मिल रहा है, ठीक है ना, उसको आप क्या करोगे, यहाँ पे पुट कर दोगे 16 इंटू टी मिनिमम में. ठीक है. तो आपको वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, आउट स्टैंड ऑफ फ्लैंज की इन कंप्रेशन फ्लैंज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Intermediate vertical stiffeners in a plate girder need to be provided if the depth of web exceeds. इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर्स की बात हो रही, तो वो हम कब प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. अगर D1/TW का जो रेशियो है, ठीक है, अगर वो 85 से लेस होता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, नो स्टिफनर इज रिक्वायर्ड. बट इफ D/TW रेशियो इज बिटवीन 85 to 200 देन ट्रांसफर स्टिफनर टू बी प्रोवाइडेड. ठीक है. तो यहाँ पर वही पूछ रहा है कि इन ए प्लेट गेडर नीड टू बी इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर्स और ट्रांसफर स्टिफनर्स इन ए प्लेट गेडर नीड टू बी प्रोवाइडेड इफ द डेप्थ ऑफ वेब एक्सीड 85 टी. सो from second line we can conclude that B is the correct option. ओके. बट हम आगे देख लेते हैं कि अगर जो D/TW का जो रेशियो है वो 200 से 250 के बीच में होता है, तो आप ट्रांसफर स्टिफनर तो प्रोवाइड करते ही हो, साथ में आप फर्स्ट हॉरिजॉन्टल स्टिफनर मतलब एक हॉरिजॉन्टल स्टिफनर भी प्रोवाइड करते हो एट ए डेप्थ 0.2
डी फ्रॉम कंप्रेशन फ्लैंज, मतलब कंप्रेशन फ्लैंज से जिसकी डिस्टेंस 0.2 डी होती है, ठीक है, ऊपर से। वहीं अगर D/TW का रेशियो 250 से 400 है तो ट्रांसफ़र स्टिफनर भी यूज़ करोगे, साथ में फर्स्ट हॉरिजॉन्टल स्टिफनर भी यूज़ करोगे। एक हॉरिजॉन्टल स्टिफनर आप 0.2 डी डिस्टेंस पे दोगे टॉप फ्लैंज से, ठीक है, और एक आप क्या करोगे, एक हॉरिजॉन्टल स्टिफनर न्यूट्रल एक्सिस पे दोगे, ठीक है। वहीं अगर D/TW की वैल्यू 400 से ग्रेटर है तो सेक्शन मस्ट बी रीडिज़ाइंड, ठीक है, सेक्शन को आपको क्या करना पड़ेगा, रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन मैच कर रहा था क्योंकि आपसे केवल यही पूछा था कि ट्रांसवर्स स्टिफनर आप प्रोवाइड कब करोगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बियरिंग स्टिफनर्स इन प्लेट गियर्डर इज यूज टू, बियरिंग स्टिफनर्स का हम कब यूज़ करते हैं, तो इट शुड बी प्रोवाइडेड टू अवॉइड द बकलिंग ऑफ वेव, ठीक है ना, टू प्रिवेंट द बेंडिंग ऑफ फ्लैंज प्लेट एंड बकलिंग ऑफ वेब प्लेट, ठीक है, ड्यू टू सपोर्ट रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है बी मैच करेगा, प्रिवेंट बकलिंग ऑफ वेब, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्स एक्टिंग ऑन वेव स्प्लाइस ऑफ ए प्लेट गियर्डर। अभी हम बात कर रहे थे कि जो वेव स्प्लाइस हैं उनके लिए, उन वेव स्प्लाइस और जो फ्लैंज स्प्लाइस है उनको हम काय के लिए डिज़ाइन करते हैं, उन पर कौन कौन से फोर्सेस आते हैं। तो जो फ्लैंज स्प्लाइस है उस पर केवल और केवल क्या आ रहा था, एक्सियल फोर्सेस आ रहे थे, और जो वेव स्प्लाइस है प्लेट गियर्डर का उसको आप काय के लिए डिज़ाइन कर रहे थे, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए डिज़ाइन कर रहे थे। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन की तरफ देखोगे तो फोर्स एक्टिंग ऑन वेव स्प्लाइस, ठीक है, वेव स्प्लाइस ऑफ ए प्लेट गियर्डर, तो यहाँ पर शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट आपका क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, ओके, वेव स्प्लाइस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैंट्री गियर्डर्स आर डिजाइन टू रेजिस्ट, गैंट्री गियर्डर को आप किस फोर्सेस के लिए डिज़ाइन करते हो, ठीक है, गैंट्री गियर्डर को आप डिज़ाइन करते हो, गैंट्री गियर्डर को आप डिज़ाइन करते हो ग्रेविटी लोड के लिए, ठीक है, साथ में लॉन्गिट्यूडनल लोड के लिए, लेटरल लोड्स के लिए और इम्पैक्ट लोड के लिए, 4 लोड के लिए आप डिज़ाइन करते हो। पहला क्या हो गया, ग्रेविटी लोड जो कि वर्टिकल लोड है, लॉन्गिट्यूडनल लोड हो गया, एक हो गया आपका लेटरल लोड, ठीक है, और एक हो गया आपका इम्पैक्ट लोड, 4 के लिए डिज़ाइन करते हो। उस हिसाब से आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो लेटरल, लॉन्गिट्यूडनल, वर्टिकल, ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन मिल जाएगा। अगर यहाँ इम्पैक्ट भी होता तो वो भी आंसर सही हो जाता, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। मिनिमम स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टिफनर इज लिमिटेड टू, ठीक है, मिनिमम स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टिफनर इज लिमिटेड टू, तो जो स्पेसिंग होती है वर्टिकल स्टिफनर जो हमने प्रोवाइड किए हैं, ये आपका मान लीजिए प्लेट गियर्डर था, ठीक है ना, उस केस में आपने जो वर्टिकल स्टिफनर्स मान लीजिए ये आपके वर्टिकल स्टिफनर्स हैं, ठीक है, ये आपके वर्टिकल स्टिफनर्स हैं, ये आपकी टॉप फ्लैंज है, ये आपकी बॉटम फ्लैंज है, ठीक है, ये साइड व्यू है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द, ये जो डिस्टेंस आपको मिल रही है वो कितनी होनी चाहिए, मतलब स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए वर्टिकल स्टिफनर्स की, इट शुड बी बिटवीन 0.33 डी से 1.5 डी होनी चाहिए, ठीक है, इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, मिनिमम स्पेसिंग वर्टिकल स्टिफनर इज लिमिटेड टू कितनी हो जाएगी कि इतने तक ही आप लिमिट करके रखते हो उसे, मतलब कि नॉट लेस देन D/3, तो बी इज़ दी करेक्ट आंसर। डी जो होता है वो डिस्टेंस होता है बिटवीन दी फ्लैंज एंगल, ठीक है, यहाँ पे आप फ्लैंज एंगल एक प्रोवाइड करोगे, इसको ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे भी एक फ्लैंज एंगल आप प्रोवाइड करोगे, तो जो डी डिस्टेंस इनके बीच में आ रही है, ये जो डी डिस्टेंस है ना, ये आप क्या होती है, डी डिस्टेंस बिटवीन दी फ्लैंज एंगल होती है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन आपको मिल जाएगा वो करेक्ट मिल जाएगा, शुड बी लिमिटेड टू, ठीक है, 0.33 डी, शुड नॉट बी लेस देन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बियरिंग स्टिफनर्स आर प्रोवाइडेड एट, बियरिंग स्टिफनर्स आप कहाँ प्रोवाइड करते हो, देखिए एट द सपोर्ट आप प्रोवाइड करते हो, ठीक है, साथ ही द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंसनट्रेटेड लोड, ठीक है, जहाँ पे भी आपका सपोर्ट रिएक्शन आ रही है वहाँ पे भी आपका कंसनट्रेटेड लोड ही तरीके का आ रहा है,
रिएक्शन आ रही हो और जहाँ पे आपका कंसनट्रेटेड लोड आ रहा है, दो जगह आप प्रोवाइड करते हो, तो सी इज़ दी करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 3rd. ओके. Rivets connecting flange angle to cover plate in a plate girder are subjected to. ओके. तो इसका जो आंसर आपको मिलेगा कि जो रिवेट्स आप कनेक्ट कर रहे हो फ्लैंज एंगल टू कवर प्लेट, मतलब ये जो आपका फ्लैंज एंगल हो गया, ठीक है, और ये आपकी क्या हो गई, कवर प्लेट हो गई. ये आपका फ्लैंज एंगल हो गया, सॉरी ये आपका क्या है, फ्लैंज एंगल है, ठीक है, और ये आपकी क्या है, कवर प्लेट है. इससे आप जो रिवेट यूज़ कर रहे हो, जो रिवेट इनको कनेक्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हो, तो वो काइकली सब्जेक्टेड होते हैं. तो वो आपको याद रखना है, वो हॉरिजॉन्टल शियर ओनली के लिए सब्जेक्टेड होते हैं. इट इज़ सब्जेक्टेड टू हॉरिजॉन्टल शियर. ओके. द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टिफनर इज, ये अभी हमने देखा था कि जो स्पेसिंग है वर्टिकल स्टिफनर की, इट शुड नॉट बी लेस देन 0.33 D1 एंड नॉट मोर देन 1.5 D1, मतलब इनके बीच में होनी चाहिए. तो यहाँ पे जो आपको आंसर मिल जाएगा वो सी मिल जाएगा. सी इज द करेक्ट आंसर. द रेंज ऑफ इकोनॉमिकल स्पेसिंग ऑफ ट्रस वेरीज फ्रॉम, जो इकोनॉमिकल स्पेसिंग है ट्रस की, जैसे ये एक ट्रस हो गई, ठीक है, ये एक ट्रस हो गई, वहीं अपनी अगली ट्रस कहाँ पर है, ये, ठीक है, ये आपको दूसरी ट्रस मिल रही है. तो इनके बीच में जो स्पेसिंग है, ये जो आप स्पेसिंग देख रहे हो ना, ये कितनी होनी चाहिए इकोनॉमिकल स्पेसिंग, तो ये आपकी जो होती है वो L/3 to L/5 होती है. अभी आप निकालते कैसे हो कि जो कॉस्ट होती है ट्रस की, ठीक है ना, कॉस्ट होती है ट्रस की पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ पुल इन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ पुल इन एंड दी कॉस्ट ऑफ पुल इन प्लस कॉस्ट ऑफ रूफ कवर, ठीक है, पर यूनिट एरिया. ठीक है, तो इसको अगर आप इक्वेट कर देते हो, कॉस्ट ऑफ पुल इन प्लस कॉस्ट ऑफ रूफ कवर पर यूनिट एरिया को अगर आप कॉस्ट ऑफ ट्रस पर यूनिट एरिया से इक्वेट कर देते हो, तो आपको क्या होता है कि एक स्पेसिंग की वैल्यू मिल जाती है, इकोनॉमिकल स्पेसिंग की वैल्यू मिल जाती है ट्रस के केस में, जो कि L/3 से L/5 आती है. ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर. द मैक्सिमम परमिसिबल स्पान ऑफ एस्बेस्टस सीमेंट शीट इज, ठीक है, यहाँ पे जो आप एस्बेस्टस की सीमेंट शीट दे रहे हो, ये आपने जो सीमेंट शीट लगा के रखी है ना यहाँ पे, ठीक है ना, रूफिंग शीट जो है, ठीक है, तो एस्बेस्टस सीमेंट शीट के केस में जो स्पान होता है, ठीक है ना, वो कितना होता है, शीट का 1.68 मीटर होता है. ठीक है, वहीं अगर ग्लास फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक की शीट यूज़ कर रहे हो तो जो स्पान होता है वो 2.25 मीटर का मिलता है. यहाँ पे आपसे मैक्सिमम स्पान ऑफ एस्बेस्टस सीमेंट शीट पूछा है तो 1.68 मीटर, मतलब 1680 mm आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, वहीं अगर आप राइस की बात करोगे, GI शीट में जो राइस होता है, राइस क्या होता है, जैसे ये आपकी ट्रस है, ठीक है, तो ये जो स्लोप होता है ना, ये जो स्लोप हो रहा है, इसी को आप क्या कहते हो, राइस कहते हो. कि 1 मीटर आप अगर हॉरिजॉन्टल जा रहे हो तो वर्टिकल आपको कितना मिल रहा है, इस तरीके से आप समझ सकते हो. तो राइस फॉर GI शीट कितना होगा, 1 मीटर अगर आप हॉरिजॉन्टल जा रहे हो तो 6 मीटर आपको क्या चाहिए, वर्टिकल चाहिए. ठीक है, 6 मीटर या कोई भी यूनिट, 1 यूनिट अगर हॉरिजॉन्टल जा रहा हो तो 6 यूनिट आपको वर्टिकल में चाहिए. इतना राइस होना चाहिए. जो राइस एक्चुअल में होता है वो राइस ये होता है ट्रस के केस में, ठीक है ना, कि इतना जाने पे आपको कितना मिल रहा है यहाँ पे राइस. ठीक है, ओके. सो राइस फॉर AC शीट जो होता है वो कितना होता है, 1 in 12 होता है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन.